Hi everyone. So today we have Parth. He is in third year CSC branch और उन्होंने काफ़ी सारी इंटर्नशिप कर रखी हैं इन वेब डी एंड गेम डेवलपमेंट एंड देन जो थर्ड ईयर की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो वो भी कर रखी है। सो आज का टोटली जो पॉडकास्ट रहेगा काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि थर्ड ईयर में दे आर गोइंग टू हैव इंटर्नशिप इन अपकमिंग ईयर ये जो होगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट ईयर में है या फिर अभी कॉलेज आया है जो इंजीनियरिंग कॉलेज आया है सो उनके लिए जो इंटर्नशिप कैसे रहते हैं कौन से ऐसे डिफरेंट डोमेन्स है जो कॉलेज में आके वन शुड एक्सप्लोर उसके बारे में जानेंगे। और बात एक बार आप अपना इंट्रोड्यूस करवा लो अपने आप को टू द ऑडियंस। तो थैंक यू अदिति मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और जैसा कि अदिति ने बताया कि मैं थर्ड ईयर में हूँ, CSC अंडर ग्रेड हूँ और मैंने दो इंटर्न्स बेसिकली कर रखी है, एक वेब डेवलपमेंट में और एक गेम डेवलपमेंट में। और दो इंटर्न सिक्योर कर रखी है बेसिकली, एक स्प्रिंकलर में है और एक रिसर्च इंटर्न है यूबीसी कनाडा। तो ये इस मई जब ये मई है ईयर का, इसके बाद ये वाली इंटर्न स्टार्ट होगी। तो बेसिकली ये तो इंटर्न्स का है और कुछ फील्ड्स एक्सप्लोर कर रखे हैं जैसे वेब डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ईयर कॉलेज से कि फर्स्ट ईयर जैसे हम आते हैं तो क्या क्या एक डिफरेंट रहता है जब हम जेई के फेज से कॉलेज के फेज में आते हैं तो क्या माइंडसेट रहता है क्योंकि अब हमने जो है मान लो लेट अस सपोज कि हमारा एडवांस क्लियर हो चुका है तो वो आईआईटी का जो टैग होता है उसकी खुशी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं फर्स्ट ईयर कॉलेज के जो एकेडमिक्स वगैरह रहता है काफी चिल रहता है। लेकिन आपने जैसे काफी सारी एक्सप्लोर की अपनी डोमेन्स वेब डेवलपमेंट इन योर फर्स्ट ईयर राइट। तो उसके बारे में आप बताओ कि हाउ डिड यू स्टार्टेड आपका पहले से इंटरेस्ट था वेब डेवलपमेंट में या कॉलेज में आके यू स्टार्टेड। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट का सीन ये है कि मैंने 7th 8th में ये पहली बार एक्सप्लोर किया था। मतलब हमारे स्कूल में HTML CSS सिखाते थे तो उतना पोर्शन मैंने एक्सप्लोर किया था। तो वहाँ से मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट डेवलप हुआ वेब डेवलपमेंट में। और हमने 8th क्लास में ही एक हैकाथॉन टाइप जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया था और हम उसमें फर्स्ट सिक्योर हुए थे। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। लेकिन जैसे हम 9th 10th में आए तो बोर्ड्स वाला फेज आ जाता है, फिर 11th 12th में आपका जेई वाला फेज आ जाता है। तो वो कई वेब डेवलपमेंट पीछे से छूट गई। लेकिन जैसे ही जेई एडवांस खत्म हुआ तो फिर वापस वो एक आया कि फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉलेज में जाने वाले हैं, कुछ सब कुछ कुछ नया सीख रहे होंगे। तो एक स्किल अपने पास भी हो कॉलेज से एंटर करने से पहले, तो तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब जस्ट जो ये फेज होता है ना एडमिशन का फेज, तब मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था वेब डेवलपमेंट। इतना सीरियसली नहीं कर रहा था लेकिन थोड़ा बहुत कुछ स्टार्ट कर दिया था। और एक बात ये थी फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कि मैंने एक बात सुनी थी कि सिंस आपने जेई एडवांस क्लियर किया है और आप आईआईटी में आ गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत आराम से बैठ सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। मतलब ये बात शायद किसी डायरेक्टर से सुनी थी मैंने कि सिंस आपका वो दिन अच्छा गया उस दिन जेईई एडवांस, लेकिन हो सकता है किसी और का दिन खराब गया और वो आईआईटी नहीं पहुंच पाया। तो वो जो एक इंडिविजुअल है, वो जो नहीं पहुंच पाया, वो ये 4 साल काफी मेहनत करेगा। और जब आप उसको आगे मिलोगे या जॉब फील्ड में या कहीं भी, तो वो ट्राई करेगा कि वो आपको आउटपेस कर दे। और अगर आपने इन 4 सालों में मेहनत नहीं की या मेहनत करना छोड़ दिया एक बार आईआईटी में आके, तो बहुत श्योर है कि आप बीट हो जाओगे आगे जाके। तो वो एक चीज़ थी कि वो एक माइंड में था कि ऐसा ना हो कि आईआईटी में जाते ही एकदम सा ही रिलैक्स हो जाए। तो वो एक फ़ेज़ था कि मैं सोच के गया था कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहना है। लेकिन जो एकेडमिक्स वाली बात है, वो थोड़ा-सा मैंने लाइटली ले लिया था फर्स्ट ईयर में। तो मतलब इतना फ़ोकस नहीं किया था मैंने एकेडमिक्स वाले पोर्शन पे, क्योंकि मुझे लगता था कि एकेडमिक्स अब कॉलेज में इतना मैटर नहीं करना चाहिए। स्किल्स ज़्यादा मैटर करनी चाहिए। लेकिन वो एक थॉट प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज हुआ सेकंड ईयर में आने के बाद। तो एक थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है। और एग्जैक्टली जैसे आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो हमारे अंदर वो रहता है कि हमने सिंस आईआईटी जो है क्लियर कर लिया है
तो जब हम 10th में होते हैं, 10th का जो बोर्ड हो जाता है हमारा क्लियर, तो कहते हैं ना लाइफ सेट हो गई। फिर जब पेरेंट्स या सोसाइटी का रहता है कि 12th क्लियर कर लो, लाइफ सेट होगी। फिर जब एडवांस भी क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आईआईटी का टैग मिल जाता है। तो यूजुअली वी हैव दिस थिंग, कोचिंग सेंटर्स में भी डिफरेंट है, इतना भी सोसाइटी का वही है कि आईआईटी कर लो तो लाइफ सेट है। बट एग्जैक्टली एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट ईयर में ओरिएंटेशन हुआ था, तो सबसे पहली चीज जो हमें बोली गई थी, वो यही बताई गई थी कि इट्स नॉट कि अगर तुम्हारा आईआईटी हो गया है तो लाइफ सेट है। तुम्हें कॉलेज में भी यू हैव टू वर्क हार्ड। इट्स नॉट कि तुमने कुछ अचीव कर लिया है, अचीव किया है तो अचीवमेंट इट्स अ गुड थिंग, बट ऐसा नहीं है कि 4 साल आपके बहुत ज्यादा स्मूथली लग जाएंगे। आपको काम करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट समथिंग बिग इन योर लाइफ। तो जैसा हमने बोला कि वही एक जो माइंडसेट रहता है वो स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इट्स नॉट कि अगर आप आईआईटी में आ जाते हो हुँ। तो यू डोंट हैव टू वर्क। और वो बेंचमार्क्स लाइफ टाइम चेंज होते रहेंगे। जैसे अगर आप एक बार आईआईटी भी एंटर कर गए, तो आपके जो सराउंडिंग में है, वो बोलेंगे सिंस आपने आईआईटी कर ली है, आप एक उसके साथ एक एडवांस डिग्री भी कर लो, आईआईएम्स कर लो या फॉरेन चले जाओ। तो वो लाइफ सेट होने वाला तो कभी नहीं होने वाली लाइफ सेट। वो सबके लिए नए-नए बेंचमार्क्स चेंज होते ही रहेंगे फॉर लाइफ की एक अच्छी जॉब कर लो, कुछ अच्छा कर लो, तो वो तो हमेशा ही चेंज होगा। एग्जैक्टली exactly. और जैसे आपने बताया कि आप जो है वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, राइट? तो हुँ। आपका, क्योंकि अब सिंस जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने तो पहले से स्टार्टिंग से लाइक आपने 7th 8th में आपने वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत किया था, देन फर्स्ट ईयर में आपने वेब डेवलपमेंट को यू स्टार्टेड अगेन, तो वो जर्नी बता शेयर। बेसिकली वेब डेवलपमेंट की जर्नी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया फ्रंट एंड वाला, दूसरा पार्ट हो गया बैक एंड और उसी के साथ एक छोटा-सा पार्ट हो गया डेटाबेस वाला पार्ट। तो सबसे पहले जब भी आप कभी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप फ्रंट एंड से ही बिगिन करते हो, क्योंकि बैक एंड में यूजुअली रिजल्ट्स दिखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मतलब आप कुछ भी बिल्ड कर रहे हो, तो आपको दिखता नहीं है इतना जल्दी। तो बेसिकली आप फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हो, वही चीज़ें, वही 3 बेसिक चीज़ें एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। आप एचटीएमएल, सीएसएस कुछ 15 दिनों में कर लीजिए, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे ही मेजर पोर्शन होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से आप फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, बैक एंड भी कर सकते हैं। फ्रंट एंड में आपके पास कुछ फ्रंट एंड लाइब्रेरीज़ हो गई, रिएक्ट हो गई, एक एंगुलर है और एक व्यू है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आप फ्रंट एंड वाला पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं आपका। और जब आप बैक एंड पे जंप करेंगे, तो उसमें आपके पास नोड.जेएस हो गई, जो आपको बैकएंड का काम कर सकती है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी होती है, जैसे पाइथन हो गया, तो उसमें आप जेंगो, फ्लास्क वो सब चीज़ें भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने वो वाला रूट फ़ॉलो किया था। मैं जावास्क्रिप्ट पे ही फ़ोकस्ड रह के दोनों जगह मैंने वही यूज़ किया था कि फ्रंट एंड में भी मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ और बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रंट एंड का जर्नी बेसिकली ये था कि मैंने थोड़े टाइम रिएक्ट सीखा, मतलब आई गेस 15-20 डेज़ रिएक्ट सीखा, फिर कुछ यूट्यूब चैनल से कुछ छोटे-मोटे क्लोन्स जैसे फ़ेमस वेबसाइट्स के होते हैं व्हाट्सऐप, फिर कुछ एक छोटा गेम। तो मतलब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड मैं जा रहा था कि मतलब यही ना हो कि मैं थ्योरेटिकल पढ़ता जा रहा हूँ, बस प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन कर रहा हूँ। हाँ, प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिकल, अपने क्योंकि वो ही प्रोजेक्ट्स होता है बनाए। कि इंटरेस्ट बहुत जल्दी ड्रेन आउट होता है। अगर आप प्रोजेक्ट्स ना करो ना, तो आपको रिज़ल्ट्स ही नहीं दिखते एक्चुअली, तो आपको इंटरेस्ट बहुत जल्दी डाई आउट हो जाएगा। ये एक चीज़ मैंने सीखी। और मतलब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे उस टाइम मैंने एमएल भी ट्राई किया था थोड़े एक ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए, लेकिन एमएल में यही हो रहा था कि मुझे रिज़ल्ट्स नहीं दिख रहे थे। मतलब मैं 15-20 डेज़ ट्राई कर रहा था, मतलब उसमें ये हो रहा था बहुत थ्योरेटिकल आपको पढ़ते जाना पड़ रहा है, लेकिन आपको कुछ रिज़ल्ट्स नहीं दिख रहे, मतलब आप समझ नहीं पा रहे कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ? मतलब इसका एंड पर्पज़ क्या है? तो वो राइट। उस टाइम देखना काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। तो जैसे आपने बोला ना कि जैसे आपने एमएल भी आपने एक्सप्लोर किया, बट हुँ। उसमें कंटिन्यू नहीं किया। अब जैसे काफी हुँ, सारे हुँ। ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करें, बट लेकिन मतलब आपने जब ऐसे किया तो आपके उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। तो आपको कैसे लोएस्ट फेज लगा कि हाँ, वेब डेवलपमेंट में ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे सभी, अगर कोई भी बिगिनर है स्टार्ट करता है तो ही माइट फील कि हाँ, अभी मैं शायद कंटिन्यू ना करूँ, पर लेकिन उस मोमेंट पे हमें छोड़नी नहीं है वो चीज, रादर देन उसको और अगर एक्सप्लोर करना है। आप एक चीज़ में फँस सकते हो, जैसे अगर आप फ्रंट एंड हो, आप बहुत टाइम तक फ्रंट एंड ही करते जा रहे हो। जैसे सपोज़ आपने रिएक्ट मास्टर कर ली, आपको कुछ ऐसा हुआ कि कुछ आपको कहीं से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि आप 2-3 वेबसाइट्स बना दो और आप कंटीन्यूअसली बनाते भी जा रहे हो।
फिर एक फ्रंट एंड का ये होता है कि आप ड्रेन आउट से हो जाते हो, आपको लगता है कि अब बहुत हो गया फ्रंट एंड। फिर अगर आप जल्दी से उससे स्विच नहीं करते ना, मतलब आप फ्रंट एंड से बैक एंड पे अगर नहीं जाओगे, तो फिर आप बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट एक पॉइंट पे डिक्लाइन होने लग जाएगा। फिर अगर आप उस मोमेंट पे भी स्विच ना करो, डिक्लाइन जब आपका फेज़ हो रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपका वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट बना रहे। तो वो यही चीज़ है कि आप एक सेक्शन में ज़्यादा देर कॉन्संट्रेटेड ना रहिए और जंप करते रहिए। मतलब फ्रंट एंड आप थोड़ा-सा मास्टर कर लिया, आप डिसेंट लेवल तक सीख गए हो, तो आप बैक एंड भी सीखिए उसी के साथ। तो आपको पूरा एज़ अ होल समझ आएगा और ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होगा आपका। अब बात कर लेते हैं जो आपकी इंटर्नशिप थी, जो कि आपने फर्स्ट इंटर्नशिप की, राइट? तो उसके बारे हुँ। में आप बताओ, और आपको वो एक्चुअली में कैसे मिली भी, एंड आपने क्या अपने तरफ से एफर्ट्स पुट किए, और कौन से ईयर में आपने वो चीज़ परस्यू की इंटर्नशिप में, आपको जब आपको लगा कि हाँ मुझे इंटर्नशिप करनी चाहिए, और कैसे आपने अप्रोच किया इंटर्नशिप के लिए? तो बेसिकली जैसे कि उस टाइम ये था ना कि कोविड था, कोविड का फेज़ था, तो हम कॉलेज आए थे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद कॉलेज रिटर्न हुआ था। काफ़ी लेट था और काफ़ी अनलकी सा ही फेज़ था, लेकिन उसके बाद जब हम कॉलेज आए पहली बार, तो मैं कुछ इंडिविजुअल से मिला जो काफ़ी लाइक माइंडेड थे, मतलब वेब डेवलपमेंट कर रहे थे। तो मैंने उनके साथ टीम अप किया, हमने डिसाइड किया था कुछ प्रोजेक्ट मिलता है, तो फिर पिक करके वर्क करेंगे। तो उसी टाइम कॉलेज में एक मेल फ्लोट हुआ था कि एक प्रोफ़ेसर है, उनको 2 वेबसाइट्स बनवानी है, एक उनकी खुद की पर्सनल पेज और एक उनका स्टार्टअप का वेबसाइट। तो हमको लगा कि ठीक है, हमने थोड़ी वेब डेवलपमेंट कर भी रखी है और ट्राई आउट करने में कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी था कि 3rd-4th ईयर भी अप्लाई कर रहा था कि उनको वो चांस मिल जाए। तो हमने अपने रिज़्यूमे सेंड्स किए, आप कौन प्रोफ़ेसर से से। ईयर में थे तब वैसे? मैं सेकंड ईयर में था उस टाइम ओके। और ये मतलब ऑलमोस्ट ये होगा कि 4th सेमेस्टर की बात थी, 4th सेमेस्टर अराउंड मार्च की बात थी ये। तो उस टाइम हमने मेल सेंड किया तो प्रोफ़ेसर के साथ एक मीटिंग हुई। हम प्रोफ़ेसर ने मतलब ये देख के कि हम जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और लर्न करना चाहते हैं, तो हमें ये अपॉर्च्युनिटी दी थी। फिर बेसिकली वही था कि हम उस पे वर्कआउट करते जा रहे थे और ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स चला हमारा इंटर्नशिप और उसमें फिर हमने 2 वेबसाइट्स डिलीवर कर दी उनको। तो बेसिकली ये जर्नी थी। तो और ये पेड थी या फिर अनपेड थी? हाँ, ये पेड इंटर्नशिप थी। मतलब मेरी दोनों इंटर्न्स पेड रही, लेकिन ये होता है कि स्टार्टिंग में आपको शायद अनपेड इंटर्न मिल रही है। तो आपको वो वे आउट करना पड़ता है कि आप ज़्यादा लर्न कर रहे हो या उसमें नहीं कर रहे हो। अगर उसमें सिग्निफिकेंट लर्निंग नहीं है, तो फिर आपको अनपेड इंटर्न नहीं करनी चाहिए। अगर वो काफ़ी ही अंडरपेड है और आप कुछ भी न लर्न नहीं कर रहे हो, तो फिर वो है। वो बेसिकली अगर आपकी स्किल इतनी है कि इफ यू थिंक कि हाँ मुझे पे किया जा सकता है, तो हुँ। यू शुड अप्रोच अदर वन जहाँ पे पेड आपको मिल रही हो, राइट? हाँ, मतलब बेसिकली ये आपको आगे रियल वर्ल्ड में भी काम आएगा, क्योंकि आप अगर खुद की ही वैल्यू नहीं जानते, मतलब आपको कितना आता है, तो कोई भी आपको मतलब वैल्यू नहीं करेगा बेसिकली, वही बात है। राइट। फिर आपकी जो सेकेंड इंटर्न थी वो गेम डेवलपमेंट में थी, एंड वो हुँ। स्टार्टअप में थी, राइट? जो कि हमारे कॉलेज का ही एक स्टार्टअप है। सो उसके बारे में आप बताओ। बेसिकली वो ये था कि अब मैं वेब डेवलपमेंट से बोर हो गया था, मतलब हो गया था 1.5 इयर्स वेब डेवलपमेंट कर ली, बैक एंड, फ्रंट एंड सब सीख लिया, ठीक है। एक इंटर्न भी कर ली। तो उसके अच्छा। बाद जस्ट ये था कि एक गेम डेवलपमेंट का इंटरेस्ट तो था पहले से कि कुछ करना है, कुछ करना है। एक छोटा-सा गेम बनाया था फ्लैपी बर्ड टाइप, लेकिन वो पड़ा हुआ था पीछे कि ठीक है, कभी करेंगे। फिर ये इंटर्नशिप फ्लोट हुई कि मैग्नीमस इज़ लुकिंग फॉर अ गेम इंटर्न ये कौन और से ये वीआर। सेमेस्टर की बात है? ये जस्ट 4th सेमेस्टर खत्म हुआ है, मतलब अराउंड आप मई मान सकते हो, जब हमारी समर वेकेशंस जस्ट स्टार्ट होने वाली है। हम्म। तो उस टाइम ये मेल फ्लोट हुआ था कि मैग्नीमस इज़ लुकिंग फॉर अ गेम इंटर्न इन एआर एंड वीआर। तो मुझे एआर एंड वीआर में भी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट था, तो मैंने अप्लाई कर दिया। फिर उनका एक इंटरव्यू था, उसमें बेसिकली उन्होंने पूछा कि आपने कितना गेम डेवलपमेंट में कर रखा है? तो मेरे पास एक ऐप थी मैंने जो पहले बनाई थी, जिसमें एआर बलून शूटर टाइप था कि आप शूट कर सकते हो वर्चुअल, मतलब एआर ऑगमेंटेड रियलिटी में कुछ बलून से वो शूट डाउन कर सकते हो। तो ये देख के काफ़ी इम्प्रेस थे और फिर उससे मुझे वो इंटर्न मिल गई। लेकिन मैंने उनको ये कन्वे किया था कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ये एक छोटा-सा ऐप बनाया था, तो मुझे बेसिक्स पे अभी मेरा इतना ब्रश अप नहीं है। तो वो भी ये समझ के उन्होंने मतलब इंटर्न में रख लिया।
तो जब गेम डेवलपमेंट वाला पूरा फेज था, तो उसमें ये था कि ये वेब डेवलपमेंट वाली जो इंटर्न थी, उससे काफ़ी अंडरपेड थी। मतलब आप ऑलमोस्ट कह सकते हो उसमें जितनी मुझे स्टाइपेंड मिल रही थी, उसका ये हाफ था। लेकिन मुझे इधर खुद लर्न करना था, मैं उतना वैल्यू नहीं कर सकता अपने आप को गेम डेवलपमेंट में, जितना मैं वेब डेवलपमेंट में कर रहा था। तो बेसिकली इसमें लर्निंग काफ़ी थी, वो मुझे काफ़ी चीज़ें इनपुट दे रहे थे कि ऐसा डिज़ाइन होता है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, आप ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये बिल्कुल वैसा ही फेज़ था कि मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। मतलब गेम डेवलपमेंट में बेसिकली होता है कि एक फिज़िक्स इंजन होता है, उसमें आप ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हो। तो बेसिकली वही था कि बिल्ड करते जा रहे थे हम, स्टेप बाय स्टेप कि ये सीन बिल्ड करते हैं, ये सीन बिल्ड करते हैं, फिर ये चीज़ लगाते हैं इसमें। तो बेसिकली ऐसा ही फेज़ था वो। तो ये पूरा था बेसिकली गेम डेव का इंटर्न का। जैसे आपका जब सिलेक्ट किया राइट मैग्निमस ने, जो कि हमारे कॉलेज में स्टार्टअप है, तो जितना मेरे को जैसे आपने बताया कि आपने प्रोजेक्ट्स आप सीख भी रहे थे प्लस उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे, फिर हुँ। एट द एंड आपके पास यू हैड समथिंग टू शो कि हाँ मैंने ये चीज सीखी है और मैंने इसको अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो एक फैक्टर समझ आता है वो है कि अगर हम कोई स्किल सीख रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो उस चीज को सीख के कुछ बिल्ड करना, सो दैट इट इज हेल्पफुल, और प्लस आपके पास कुछ शो करने के लिए भी है कि मैंने ये स्किल सीखी एंड आई हैव बिल्ट समथिंग आउट ऑफ इट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब सेलेक्ट किया गया तो वो एक मेजर फैक्टर रहा होगा कि आपके पास स्किल तो थी ही, प्लस आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए थे जो कि आपके पास थे शो करने के लिए, राइट? लाइक बेसिकली ये होता है कि कोई भी बोल सकता है कि मुझे ये चीज़ आती है, लेकिन एक जो रिक्रूटर है, आप अगर रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपको वो स्किल आती है बेसिक सी? तो आपको कुछ तो डेमो देना पड़ेगा ना, मैंने एटलीस्ट ये कर रखा है, उस पॉइंट पे मुझे ये आती थी स्किल और मैंने ये छोटा-सा ऐप बनाया या कुछ भी बनाया। तो वो बेसिक होता है कि अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं ना, तो कुछ-कुछ छोटी चीज़ें बनाते रहिए, कि आपको कभी नहीं पता है कि आपके कब एक अपॉर्च्युनिटी आपके डोर पे नॉक कर रही हो और आपके पास हो सकता है उस टाइम कुछ भी दिखाने के लिए ना हो। तो वो एक काफ़ी पॉइंट हो सकता है। और इससे एक और पॉइंट जो काफ़ी थोड़ा-सा अनरिलेटेड हो सकता है, वो है यूज़ ऑफ लिंक्डइन। मतलब अगर आप थोड़ा-सा लिंक्डइन पे एक्टिव है ना, तो वो चीज़ रहेगी, काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी, क्योंकि लिंक्डइन पे ये होता है कि काफ़ी सारे रिक्रूटर्स होते हैं, काफ़ी लोग हायरिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आपका थोड़ा-सा भी प्रोफाइल एक्टिव है ना, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे बेसिकली कि आप हमारे यहाँ पे काम कीजिए, आप हमारे यहाँ पे काम कीजिए। बेसिकली पहले आपको छोटे स्टार्टअप अप्रोच करेंगे, जब आपकी प्रोफाइल काफ़ी बूस्ट अप हो जाएगी, काफ़ी कनेक्शंस हो जाएँगे, तो बड़े भी करेंगे आपको अप्रोच। तो ये बेसिक पॉइंट है कि आप आपका लिंक्डइन भी थोड़ा एक्टिव रखिए। जैसे आपने इंटर्नशिप्स की राइट, तो जैसे हमारे हुँ, कॉलेजेस में डिफरेंट क्लब्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं फोटोग्राफी क्लब में हूँ, तो आप जितने आप जैसे कोडिंग क्लब में हो, आप जीडीएससी को भी बिल्ड कर रहे हो, यू आर अ टेक्निकल लीड, तो उसके बारे में बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली कैसे उस उन चीजों ने जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर है राइट, उसने कैसे आपको हेल्प करता है to build a skill like in WebD for example, टेक्निकल स्किल्स जितनी रहती हैं उसमें। लाइक हमारे यहाँ पे आईआईटी रोपड़ में टेक्निकल क्लब्स ऐसे बेसिकली एक कोडिंग क्लब है, एक वेब पूरा सॉफ्टकॉम क्लब है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट ये सब देखते हैं। जीडीएससी भी है हमारे पास जो गूगल टेक्नोलॉजीज़ को बेसिकली देखता है, और काफ़ी सारे ऐसे टेक्निकल क्लब्स हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में मैं कोडिंग क्लब, सॉफ्टकॉम जो भी जितने भी क्लब्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जब सेकंड ईयर आया तो ये होता है कि आपको अब क्लब ट्रिम आउट करने होते हैं। जो क्लब्स आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, उनमें आप या तो कंट्रीब्यूट कीजिए, या तो आप मेंटर बन जाइए या कोऑर्डिनेटर बन जाइए, या कैसे ना कैसे उनमें कंट्रीब्यूट कीजिए। तो मैंने ये सोचा कि सिंस कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी सेकंड ईयर में, क्योंकि इंटर्न्स आती है सेकंड ईयर के एकदम एंड में, तो क्यों ना कोऑर्डिनेटर ही बन लिया जाए, क्योंकि उस टाइम जब था शायद ये फर्स्ट ईयर एंड हो चुका है, अक्टूबर का टाइम चल रहा है, तब आया फॉर्म फ्लोट हुआ था। तो तब मेरी थोड़ी कोड फोर्सेस पे सिग्निफिकेंट रेटिंग थी, मतलब उस टाइम मैं स्पेशलिस्ट बन चुका था, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं दे के देखता हूँ, क्या पता इससे मैं एक हैबिट ऑफ कोडिंग में आ जाऊँ, क्योंकि उस टाइम मैं इतना कोडिंग नहीं करता था। तो मैंने कोऑर्डिनेटर का फॉर्म भरा, जो कोऑर्डिनेटर्स के बेसिकली इंटरव्यू होते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन्स थे, उसमें से 1 सॉल्व हुआ, 1 का मैंने अप्रोच बता दिया था और लास्ट मोमेंट पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था वो।
तो उस बेसिस पे मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन जब आप क्लब में जाते हैं, आप एक कोऑर्डिनेटर बन गए, अब आपको फर्स्ट ईयर को पढ़ाना है, वो एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ होती है। एक होता है नॉलेज होना, एक नॉलेज डिलीवर करना। तो वो डिफरेंस मैं पहली बार सीखा, मतलब जब मैंने फर्स्ट सेशन लिया था, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, थोड़ा आउट ऑफ वो चला गया था कि मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें मैंने सीखी, थोड़ा कम्युनिकेशन सीखा कि स्टेज कैसे फियर को बोल। भी आपने ओवरकम किया होगा, हाँ, राइट? कि पब्लिक में बेसिकली जाके मतलब कैसे हाँ, बोलना है एंड ऑल। मतलब मैं स्कूल में वो शाय बच्चा था जो स्टेज पे नहीं जा सकता था, जो अगर जिसको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, तो उसके पैर काँपते थे। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, मतलब कॉलेज जो आप कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी फ्लिप कर देता है या आपको बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, तो वो मेरा कॉलेज आके हुआ है। क्योंकि कॉलेज में तो आप बिल्कुल ये मतलब स्कूल में ये मान सकते हैं कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड बच्चा था, जो मतलब टीचर्स का फेवरेट टाइप होता है कि मतलब साइलेंट सा बैठा हुआ है, तो वो था मैं। लेकिन आप कॉलेज स्टार्टिंग आके से बिल्कुल मैं। पढ़ाकू थे या फिर मतलब ऐसे चिल हाँ, वगैरह? मतलब स्कूल में ये था कि थोड़ा मैं पढ़ाकू टाइप था, बहुत साइलेंट बैठता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। यहाँ आके ये चेंज हुआ है कि अब मैं थोड़ा-सा सोशली डेवलप हो गया हूँ, मतलब अब मेरा थोड़ा जो सोशल ग्रुप है वो बढ़ गया है। अब मैं थोड़ा एकेडमिक्स पे कम फ़ोकस करता हूँ, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी पार्टिसिपेट करना है और लाइफ़ को एन्जॉय करते-करते काम करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सीखा हूँ। और बेसिकली हम कहाँ पे थे शायद हाँ, हमारे क्लब्स वाले पार्ट पे, तो उसमें कोऑर्डिनेटर का फ़ेज़ ये था कि जब अब मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को फर्स्ट ईयर को, तो उस टाइम मैं खुद भी सीख रहा हूँ बेसिकली कि कुछ अगर वो मुझे प्रॉब्लम दे रहे, कि सपोज़ ऐसा हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम आई और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम इतनी एडवांस है कि मुझे खुद भी नहीं आ रही। तो ऐसा होता है मैं भी एक दिन पूरा बैठ रहा हूँ, पूरा समझ रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को। तो ये बात होता है कि अगर आपको कोई डाउट पूछ रहा है, तो आप खुद भी डेवलप होते हो। ऐसा हो सकता है वो डाउट आपने कभी अपनी जर्नी में फेस ना किया हो। तो ये होता है कि आप अगर पार्टिसिपेट करते हो क्लब्स में, तो आप भी काफ़ी डेवलप होते हो उन चीज़ों में। एग्जैक्टली, जैसे तो ये बोलते थे ना, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। तो हाँ, जैसे कोऑर्डिनेटर्स जितने भी रहते हैं हमारे कॉलेज में, डिफरेंट क्लब्स होते हैं। तो जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तो जो जितने भी क्लब्स हैं उनकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीओआरस होती है। तो मेंटर यूजुअली थर्ड ईयर से रहते हैं और सेकेंड ईयर से कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। सो पार्थ वाज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द कोडिंग क्लब एज वेल। और कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ इंटर्नशिप कि थर्ड सेमेस्टर फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कोई थर्ड ईयर में आने वाला है, जो मैंडेटरी इंटर्नशिप्स होती है, तो उसका क्या पूरा प्रोसीजर रहता है? अगर कोई एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट देख रहा है या कोई फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आया है एंड सबसे पहले बोला जाता है कि प्लेसमेंट कैसा है किसी कॉलेज का, इंटर्नशिप कैसा है किसी कॉलेज का। तो उसके बारे में बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटर्नशिप का, इंटर्नशिप की प्रिपरेशन। बिकॉज सारी जगह जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं ना, सारी जगह बोलते हैं इंटर्नशिप इंटर्नशिप। फिर वो कैसा एक्सपीरियंस था, प्लस आपने कैसे प्रिपेयर किया और क्या प्रोसीजर रहता है इंटर्नशिप्स का आईआईटी, हमारे आईआईटी रोपड़ में भी, प्लस इन अ जनरल वे भी कि कंपनीज कैसे कौन सी विजिट करती है आईआईटी रोपड़ में, और क्या प्रोसीजर रहता है कम्प्लीटली। मतलब हर आईआईटी या हर कॉलेज में एक आपका जो सीडीपीसी काइंड ऑफ करियर एंड डेवलपमेंट सेल होता है, जो बेसिकली ये पूरा चीज़ हैंडल करता है इंटर्नशिप्स वाली चीज़। तो हमारा एक सेशन हुआ था जस्ट थर्ड सेमेस्टर के बाद कि अब आपकी इंटर्नशिप्स आने वाली है, आपके पास 6 महीने हैं। तो मतलब बेसिकली वो बताते हैं कि क्या-क्या कंपनीज़ आती है, जो सीनियर्स होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था। तो एक बेसिक चीज़ थी जो हमें कॉलेज की तरफ से बताई गई थी कि अगस्त मतलब 4th सेमेस्टर के जस्ट खत्म होने के बाद, जब आपका समर वेकेशन है, वो जैसे ही जस्ट फिनिश होने वाला होगा, तो कंपनीज़ आना स्टार्ट होगी। मतलब उनके जो ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं, वो स्टार्ट हो जाएँगे, जिसके बेसिस पे वो आपको इंटरव्यू में बुलाएँगे, कॉल करेंगे, जो ऑनलाइन असेसमेंट्स में अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। तो बेसिकली 3 स्टेजेस मतलब 3 आप डिविजन्स मान सकते हो। एक होता है कोर में जा सकते हो आप, एक होता है नॉन कोर में जा सकते हो और एक एसडीज़ होता है। कोर मतलब ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये सब ब्रांचेज़ आप मान लीजिए। एसडी मतलब जो अपना कंप्यूटर साइंस में बेसिक होता है और नॉन कोर मतलब फाइनेंस, कंसल्टिंग इन सब से रिलेटेड। तो मैं बेसिकली एसडी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उसमें ये स्ट्रक्चर होता है कि कंपनीज़ पहले ऑनलाइन असेसमेंट लेती है और उसके बेसिस पे इंटरव्यूज़ में जा रहे हो आप। तो ऑनलाइन असेसमेंट्स में
बेसिकली आपको डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए ही जो होते हैं सब स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम कोडिंग और डीएसए पे फ़ोकस करते हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में अगर सब डीएसए कर रहे हैं, तो आपको भी एक सिग्निफिकेंट अच्छे लेवल पे होना पड़ेगा कि आप क्रैक कर सको और उनके अमंग राइज़ कर सको इन इंटरव्यूज़। और फिर इंटरव्यूज का ये स्ट्रक्चर होता है कि इंटरव्यूज में से भी आपको डीएसए के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसमें ये एडिशन होता है कि वो आपसे आपके रेज्यूमे पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। रेज्यूमे पे आपके इंटर्न्स, आपने इंटर्न क्या किया है, आपने अगर एक्स्ट्रा करिकुलर काम किया है तो वो भी कैसे किया है। जैसे एक क्वेश्चन मेरे एक बैचमेट को पूछा गया था कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहे थे या आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए है, तो आपको टीम वर्क ने क्या सिखाया है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एचआर राउंड में आते हैं, वो आपको टेक्निकल राउंड में भी पूछ सकते हैं टू टेस्ट योर लीडरशिप क्वालिटीज। तो वो सब चीजें होती है, तो थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है इंटरव्यू राउंड्स के लिए। सो पहले हो और गया बेसिक ऑनलाइन स्ट्रक्चर। असेसमेंट एंड देन हो गया टेक्निकल राउंड, राइट? तो ऑनलाइन हम्म असेसमेंट में कितने क्वेश्चंस होते हैं? मतलब जनरली 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जैसे फेमस कंपनीज गूगल ने 2 क्वेश्चंस लिए थे, उनका शायद 1 आवर था। और स्प्रिंकलर का भी यही स्ट्रक्चर था कि उन्होंने 1 आवर में 3 क्वेश्चंस पूछे थे। और जितनी भी कंपनीज आती है मेजरली यही होता है, 2-3 क्वेश्चंस पूछ रही है और 1 आवर का टाइम है। तो यही होता है ऑनलाइन असेसमेंट्स बेसिकली। एंड देन तो सेकंड राउंड उसमें जो एक टेक। चीज हेल्प करती, एक चीज बोलना चाहूंगा उसमें, क्योंकि सिंस टाइम कंस्ट्रेंट है, तो काफी एक फील्ड सीपी होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जो सब जानते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा फेमस हो रहा है अभी सीपी, क्योंकि सिंस इंटरव्यूज में भी आपका टाइम कंस्टेंट होता है और सीपी में भी यही होता है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि आप अगर इंटरव्यूज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप रेगुलरली कॉन्टेस्ट भी देते जाओ। मतलब सीपी प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, कोड फोर्सेस, कोडशिप, तो इन पे भी आप परफॉर्म कीजिए थोड़ा फिर। राइट। और कौन कौन से ऐसी कंपनीज हैं जो आईआईटी रोपड़ में विजिट करती हैं फॉर इंटर्नशिप्स? एसडी जैसे डोम। सारी फेमस कंपनीज आप ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, फ्लिपकार्ट हो गई, फिर न्यूज़ेरा। ये सारी कंपनीज और काफ़ी सारी है, तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा कौन कौन सी है, लेकिन ये फेमस कंपनीज आती है, स्प्रिंकलर, डीशो, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स, ये सब फेमस कंपनीज आती है यहाँ पे। बेसिकली जितनी भी बढ़िया कंपनीज जिसमें वी वांट टू गेट इंटर्नशिप, वो सारी हाँ। कंपनीज हमारे कॉलेज में आती हैं, राइट? यस। बस आपको सिक्योर करना है, आप अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके डोर पे, आपको सिक्योर करना आना चाहिए। और सपोज अगर कुछ कुछ जैसे फेमस कंपनीज, और जैसे जो एक अभी रिसेंट फील्ड है क्वांट, तो उनकी कंपनीज काफी लिमिटेड जगह आती है। मतलब टॉप आईआईटीज में भी बहुत लिमिटेड जगह आती है। अगर आप क्वालिफाइड है, तो आपको कोई नहीं रोक रहा ऑफ कैंपस अप्लाई करने से। तो यही है कि इंटरनेट की एज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बस आप सिग्निफिकेंटली प्रिपेयर्ड और क्वालिफाइड होने चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। और इंटर्नशिप की प्रिपरेशन अगर स्टार्टिंग से, हाँ। या आपने कब स्टार्ट की इंटर्नशिप की? वो होती है ना एकदम जोश आ जाता है, अब हम्म तो दरवाजे पे खड़ी है इंटर्नशिप उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो आपने कौन से सेमेस्टर से यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट? या फिर आप स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से डेली कुछ करते थे कि हाँ इंटर्नशिप तो लेनी ही है, तो स्टार्टिंग से ही किया? या फिर एकदम आ गया जोश अंदर से कि नहीं अब तो इंटर्नशिप आ रही है, अब तो करना ही पड़ेगा? लाइक बेसिक ऐसा था कि वही जो मैंने कोऑर्डिनेटर वाला फेज बताया कि अब थोड़ा कोडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वहां से कोडिंग वाली हैबिट तो आ गई थी, वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो अलार्म बेल होती है, मतलब जो एकदम होता है कि अब तो बिल्कुल ही लगना ही पड़ेगा, वो बजा था जनवरी में, जब मुझे लगने लग गया था ओ शिट, न्यू ईयर आ चुका है, अब अगस्त में तो आने ही वाली है इंटर्न्स और सब लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो तब मैंने काफी ये था कि अब तो स्टार्ट करना ही है, अब तो बिल्कुल रेगुलर हो जाना है। हम्म। लेकिन वही हुआ कि जनवरी में सिंस सेमेस्टर तब स्टार्ट होता है और काफी थोड़ा वही होता है कि आप स्टार्टिंग में तो थोड़ा फ्री होते हैं। तो जनवरी वाला फेज तो सही से निकला, मतलब कोडिंग सही से हुई। लेकिन जैसे ही सेमेस्टर थोड़ा हैवी होने लगा, तो कोडिंग थोड़ी लाइट हो गई, मतलब नहीं कर पा रहे थे उतना। फिर जस्ट ये मान सकते हैं कि वो फेज तो निकला, मतलब थोड़ी बहुत कर रहे हैं डीएसए साइड साइड में। फिर आया मई, जब आपका सेमेस्टर एंड होता है। वो जो 2 महीने का फेज होता है ना, मई टू अगस्त, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि
वो 2 महीने में ही आप सारी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आपकी। आपने एक बेस तो बना लिया है, मतलब बेस जो होता है ना, मतलब आपका कोडिंग का बेस, वो आपका सीपी से बन जाता है, मतलब आपका जो लॉजिक बिल्डिंग पार्ट होता है। लेकिन अब आपको ये चीज़ है कि आपको और ऑप्टिमाइज़ेशन सीखनी है। मतलब सीपी में ये होता है कि आप टाइम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, मतलब कोडिंग में बेसिकली 2 चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी होती है। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम वाला पोर्शन जो होता है और जो लॉजिक वाली चीज़ें होती है, वो आप सीपी में सीख जाते हैं। तो वो वाला वहाँ से आ गया, लेकिन अब आपको दोनों चीज़ें सीखनी है, टाइम और स्पेस, एकदम ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच। तो वो आप डीएसए में सीखते हो, तो वो 2 महीने के फेज़ में सीखी थी। और जो प्रिपरेशन की आपने बात की, तो मैंने प्रिपरेशन मतलब मैंने प्लेटफ़ॉर्म एक था इंटरव्यू बिट, उस पे प्रिपरेशन की थी। इंटरव्यू बिट पे काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन्स थे, आई गेस मैंने 250 उस पे सॉल्व किए थे, 250 अराउंड कुछ क्वेश्चन्स। उसके सारे स्टार्टिंग में बाद लग जाते थे या फिर ऐसा होता था कि कुछ लग रहे हैं देन नहीं, नहीं, सॉल्यूशंस देखना स्टार्टिंग पड़ रहा में है? स्टार्टिंग में कभी नहीं लगते, और अगर लग जा रहे हैं, तो फिर आप कुछ अलग लेवल पे, आप गलत जगह हो, फिर आपको इधर अगर स्टार्टिंग में लग रहे नहीं, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं लग रहे, एकदम ऐसा होता है कि एक पूरी-पूरी लाइन, मतलब एक पूरी-पूरी जो क्वेश्चन का सेट है, वो ही समझ नहीं आ रहा है। तो यही होता है कि पहले आप सॉल्यूशन देख लो, मतलब कुछ का, थोड़े के लिमिटेड का, फिर आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया कि ये चीज़ कैसे होती है, तो अप्रोच फिर मिल आप गई, कुछ राइट? क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक अप्रोच, एक थोड़ा हिंट कि मतलब कैसे इसमें प्रोसीड करते हैं। हम्म। तो यही था कि मैं मतलब इंटरव्यू बिट कर रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आता था, तो मैं वो क्वेश्चन सर्च कर लेता था, मतलब हम्म। जीएफजी पे आपको काफ़ी आर्टिकल्स मिल जाएँगे या बहुत सारी साइट्स है। नहीं तो अगर मुझे वहाँ से भी नहीं समझ आ रहा है, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं समझ आ रहा है, तो यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो 1-2 बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब 2 बेसिक टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, डीपी और ग्राफ्स। तो डीपी के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल है आदित्य वर्मा और स्ट्राइवर, तो वो फ़ॉलो किया था। और ग्राफ्स के लिए एक कोड एंड कोड है, वो थोड़ा सीपी ओरिएंटेड है, लेकिन काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और स्ट्राइवर, उसमें भी स्ट्राइवर ग्राफ्स वाला, तो ये मैंने फ़ॉलो किया था। और मतलब इंटरव्यू बिट जब ऑलमोस्ट मैंने इतना खत्म कर लिया था 250 क्वेश्चंस, तो उसपे एक मतलब ऐसा था कि उसमें सब कवर कर लिया था ऑलमोस्ट। तब ये हुआ था, उसमें तो इंटरव्यू बिट में सिंस पहली बार में नहीं समझ आ रहा है, तो सॉल्यूशंस देख लिए। तो अब ऐसा नहीं करना था, अब सॉल्यूशंस नहीं देखने थे, अब खुद ट्राई करना था। तो राइट। उसके बाद मैंने जंप किया थोड़ा जीएफजी और लीड कोड, मतलब वहाँ पे मैं सॉल्यूशंस पहली बार में नहीं देख रहा हूँ, खुद ट्राई कर रहा हूँ वो सब चीज़ें। तो ये थोड़ा प्रिपरेशन का फेज़ था, तो यही था आपने जर्नी। ऐसे नोट्स वगैरह बनाए थे जो यूजुअली कहते हैं कि हाँ बनाने चाहिए, या फिर सिर्फ आप पढ़ते थे एंड प्रैक्टिकली उसको लीड कोड में क्वेश्चंस लगाए, या फिर आप मैनेज कर लाइक कैसे करते थे? हाँ, मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे भी आप एक तो आप बुकमार्क कर सकते हो, और राइट। एक मैंने खुद की भी छोटी-सी लिस्ट बना रखी थी कि ये क्वेश्चन वापस रिवाइज़ करने हैं। मतलब मैं नोशन का यूज़ करता था नोट्स लेने के लिए कि ये टॉपिक्स मुझे वापस देखने हैं, ये क्वेश्चन्स वापस देखने हैं। एक कुछ मैंने एक टॉपिक्स की लिस्ट बना रखी थी कि ये टॉपिक्स सब कवर करने हैं, मतलब कि बैक राइटिंग कवर करना है, या सेगमेंटरी जिसमें कवर करना आप है। मे बी फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कोई एक क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना हुआ, या उसका जो लॉजिक है आपने कहीं नोट डाउन कर दिया कि सो दैट रिविजिट कर पाऊँ इजीली कि हाँ मैं यहाँ पे लॉजिक आई वाज नॉट एबल टू डू दिस पहले, तो अभी मैं रिवाइज करके मैं उसको कवर अप कर लूंगा, राइट? मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आपने कोई क्वेश्चन नहीं बना आपसे, आपने काफ़ी पूरा दिन लगा दिया, फिर आपको एकदम स्ट्राइक हुआ, ओह शिट! मैं इस अप्रोच से सोच सकता था। ये है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये है पाथ उसका पर्टिकुलर। तो आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट टाइम आप वापस इस प्रॉब्लम पे आएँ, हम्म। तो फिर से आपको वो पूरा पाथ ट्रैवर्स करना पड़े। तो आप छोटा-सा नोट डाउन कर लेते कि क्या इसका ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच है, और वो नोट डाउन करके लिख देते। तो कुछ क्वेश्चन्स ऐसे थे जो काफ़ी ट्रिकी होते थे, तो मैं उनका नोट डाउन कर लेता था। ये चीज़ें। लेकिन पेन पेपर फॉर्मेट में नहीं करता था, नोशन में मतलब कर लेता था, छोटे से साइड नोट डाउन। ओके। ओके, ग्रेट। और सीनियर्स ने कितना हेल्पफुल रहे वो आपकी प्रिपरेशन में, या फिर होता है ना मतलब यूजुअली कोई भी कुछ? हाँ, सीनियर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशंस के फेज़ में, क्योंकि जैसे रिज़्यूमे बिल्डिंग भी होती है जब आपकी, मतलब आप रिज़्यूमे जब बिल्ड कर रहे होते हो, तब भी सीनियर्स को आप दिखाते हो कि रिज़्यूमे, क्योंकि हम्म। सिंस वो इस पूरे फेज़ से जा चुके हैं, तो उनको पता है कि क्या-क्या स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं। तो मतलब जब मैंने पहली बार रिज़्यूमे बिल्ड किया था, तो मैंने ऑलमोस्ट 4-5 सीनियर्स को दिखाया था। और सुपर सीनियर्स को भी दिखाया था, मतलब जब मैं सेकंड ईयर में था, तो मैंने थर्ड ईयर्स वालों को भी दिखाया था और फोर्थ ईयर वालों को भी दिखाया था।
सिंस को और ज़्यादा आइडिया था, तो मैंने मतलब 4, 5, 6, 7 सीनियर्स को दिखा दिया था अपना रिज़्यूमे, जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे, वो उनको इम्प्रूव करके वापस उनको एक बार दिखा दिया था। तो उनका जब चेक आ गया था कि ठीक है, काफ़ी सही हो गया है रिज़्यूमे, तो ठीक है, मैं सैटिस्फाई हो गया। फिर मैं उनसे टाइम टू टाइम ये भी गाइडेंस लेता रहता था कि मतलब क्या-क्या करता मतलब क्या इम्पोर्टेंट है, इस स्टेज में मैं क्या करूँ? मतलब जस्ट जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्या मुझे ध्यान में रखना चाहिए? फिर एकदम जब मैं एंड मोमेंट पे आ गया था, मतलब जब जस्ट इंटरव्यूज़ का टाइम है, तब मुझे क्या करना चाहिए? मतलब तब वो आपको ये एडवाइस देते हैं कि कंपनी स्पेसिफिक ये है, ये कंपनी में ये पूछा जाता है, ये वे है। तो उसमें आपको सीनियर्स काफ़ी हेल्प करेंगे कि सिंस उनको पता होता है कि ये कंपनी इसी स्टाइल में पूछती है, हुँ। तो वो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आपका सीनियर्स से थोड़ा कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। ओके। और सबसे मेन क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में होता है, इवन मेरे भी दिमाग में है, कि बैलेंस बनाना बिटवीन एकेडमिक एंड जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं। जैसे आपने इंटर्न्स भी की, आपने 2 इंटर्न्स की, राइट? और आप कोऑर्डिनेटर भी थे, एंड देन आपने एकेडमिक भी अपना इम्प्रूव किया। वो भी थोड़ा बताना कि कैसे स्टार्टिंग में था एंड देन वो चीज़ इम्प्रूव हुई। प्लस गेटिंग अ कंपनी लाइक स्प्रिंकलर, तो वो चीज़ें कैसे मैनेज की? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स वी नो कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी है, बट हम लोग ना टाइम नहीं दे पाते, और वी ऑफन से टू आवरसेल्फ, अरे यार टाइम नहीं है। तो हाउ डिड यू मैनेज? लाइक आप कैसे टाइम को डिवाइड करते थे? ऑर्गेनाइज वे में रहते थे या रैंडमली कि हाँ, अभी मेरा ये मन कर रहा है तो मैं ये करूँगा? किस वे से आपने अपने पूरे उस शेड्यूल को मैनेज किया या प्लान किया? तो वो बताना, और वो भी कि फर्स्ट ईयर से कैसे आपका इम्प्रूव हुआ एकेडमिक्स। लाइक एकेडमिक्स का फर्स्ट ईयर में तो ये था कि मैं बहुत लाइटली ले रहा था। सीरियसली उसको इतना लाइटली लिया कि मेरे पेरेंट्स भी एक बार पूछ लिए उन्होंने कि तू क्या कर रहा है? तू मतलब जेईई एडवांस में तो इतना अच्छा था, अभी क्या हो गया सडनली कि तेरी इतनी कम सीजीपीए आ रही है? मतलब मेरा उस टाइम था कि मैंने स्टार्ट ही 7.3 या 7.4 के अराउंड किया था अपने फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर में। तो काफ़ी लो था क्योंकि कॉलेज में सीनियर्स आपको बताते हैं कि एटलीस्ट आप 7.5 या 8 तो मेंटेन करो। तब भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर निकल गया, सेकंड निकल गया, थर्ड निकल गया। तब थर्ड ट्राई सेमेस्टर जब जस्ट एंड हुआ, तो तब मेरी 7.8 थी। तब मैंने थोड़ा सीनियर से इंटरैक्शन स्टार्ट किया, पूछने लगा, तब मुझे थोड़ा फ़ील होने लगा कि मैं थोड़ा ये कुछ ज़्यादा ही गलत कर गया हूँ, ज़्यादा ही लाइटली ले लिया मैंने फर्स्ट ईयर को। तो फिर मैंने ये था कि अब तो थोड़ा इम्प्रूव करना है, एटलीस्ट 8 के ऊपर तो जाना ही चाहिए सीजीपीए। तो थर्ड, फोर्थ में थोड़ी ज़्यादा मेहनत की, थोड़ा 8 प्लस स्कोर किया और मतलब जब फोर्थ ईयर एंड हुआ, तो मेरी सीजीपीए फोर्थ सेम 8.1 थी। राइट? फोर्थ, हाँ, थर्ड, फोर्थ फोर्थ। सेम जब खत्म हुआ, तो वो कंफर्टेबल लेवल के ऊपर थी, 8.1 थी, तो मैं थोड़ा सेफ ज़ोन में आ गया था। और बात ये थी कि जो आपने मैनेज करने वाली बात बोली, तो उसमें ये था, मैं ये एक मानता हूँ, एक कोट पढ़ा था मैंने कि अगर आप थोड़ा वैसे फ़ेज़ में नहीं है कि आप पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, तो आप ग्रो ही नहीं कर रहे। मतलब अगर आप बहुत फ्री है, आप बहुत चिल है, तो ये मतलब है कि आपने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं रखी है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर थोड़ा अपने आप को ओवरबर्डन कर लीजिए, मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन आप ओवरबर्डन कर लो आप अपने आप को, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही है ना, खुद ना खुद आपको रिमाइंड कराती रहेगी कि कॉन्स्टेंटली आपको कुछ ना कुछ करना है। जैसे वो कोऑर्डिनेटर वाला डिसीज़न भी यही सोच के मैंने लिया था कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मुझे फ़ोर्स कर रही है कोडिंग करने के लिए, तो मैं नहीं करने वाला कोडिंग। तो इसलिए मैंने वो कोडिंग वाला डिसीज़न ले लिया। फिर इंटर्न्स वाला डिसीज़न ये था कि जो गेम डेव से रिलेटेड था। मैंने ये सोचा था मैं इतना ट्राई कर चुका हूँ गेम डेव कभी स्टार्ट करने का, कभी स्टार्ट करने का, कभी नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप एक कंपनी के अंडर कर रहे हो, वो भी एक स्टार्टअप के अंडर कर रहे हैं, तो वो आपसे पूरा काम कराएँगे। मतलब अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो पूरा आपसे काम निकाल के ही रहेंगे। तो इसलिए मैं उसमें भी कूद गया। तो बेसिकली ये मानता हूँ कुछ एक ट्रिगर होना चाहिए आपके पास, जो आपको कॉन्स्टेंटली फ़ोर्स करे। कोई एक आपका दोस्त हो, जो आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देता हो, कि ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करता है, तो मैं भी बनूँ। तो एक कुछ कॉम्पिटिटिव ट्रिगर होना चाहिए आपके पास, जो आपको कॉन्स्टेंटली फ़ोर्स कर रहा है। और बैलेंस में ये चीज़ है कि मतलब कहीं न कहीं आपको है ना थोड़ा-सा एनालाइज़ करना पड़ेगा हर मोमेंट के बाद, कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर एंड हुआ था, तब मैं फर्स्ट ईयर में काफ़ी डेवलपमेंट किया था फर्स्ट ईयर में। लेकिन उसमें कोडिंग नहीं किया था मैंने।
मतलब जो सीपीडीएस हम कहते हैं कोडिंग वाला इंटर्न्स के लिए जो स्टफ होता है। तो फिर फर्स्ट ईयर के बाद मुझे लग गया था कि थोड़ा डेव कम करना चाहिए और सीपीडीएस से मतलब थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि वो इंटर्न्स के लिए वो ज़्यादा काम आएगा। तो ये है कि आप थोड़ा पीरियोडिकली रिव्यू करते रहिए, जो आपका यूज़लेस स्टफ लग रहा है आपको कि आपने जो ऐसे ही डाल दिया है और जिसमें बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही है, उसको आप रिमूव करो और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन एकदम जो स्टफ होता है जिसको कहते हैं आप, वो कोशिश की कि आप क्रिएट करें, वैल्यू क्रिएट करिए। जैसे आप ये क्रिएट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे हाँ, क्वालिटी वीडियोज़, या तो वही चीज़ मतलब यूज़लेस स्टफ नहीं मतलब जिसमें आपको वैल्यू नहीं दिख रही। सपोज़ अगर मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था पहले कि मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे उसमें वैल्यू नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि क्या पर्पज़ है, मैं क्यों लिख रहा हूँ? मतलब मुझे सेंस नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसको बंद कर दिया। तो यही है कि आप ट्राई आउट करो, आपको थोड़े टाइम के बाद पता चल जाएगा कि वो हाई क्वालिटी है या आपके लिए लो क्वालिटी है। तो उससे विथड्रॉ करो या उसको कंटिन्यू करो। तो यही था कि मतलब आप पीरियोडिकली एनालाइज़ रिव्यू करके करते रहना बैलेंस करो चाहिए कि अपने। क्या हम कर रहे हैं, राइट? कि अगर हमने 10 चीजें एक्सप्लोर हाँ, की क्या तो कर उसमें रहे हो? से 2 या 3 होंगी जिसमें एक्चुअल में हमें इंटरेस्ट आएगा। और जैसे आपने बोला ना कि वेब डेवलपमेंट आप काफी टाइम से कर रहे थे, बट द मोमेंट यू रियलाइज कि अब इंटर्नशिप से रिलेटेड भी मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आपने वो चीज एंड नहीं की बट उसको थोड़ा सा कम किया और किसी सीपीयू और डीएसए को ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, राइट? तो आपको मत कैसा रहता था कि कितना एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आप यू आर अ पार्थ जो कि अभी थर्ड सेकंड नहीं सेकंड सेम में, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, एंड देन यू आर इन अ फेज की अभी आपको रियलाइज होता है आप डीएसए वगैरह, तो आपने उस टाइम पे कैसे किया कि हाउ यूज्ड टू मैनेज योर टाइम कि हाँ आप सुबह क्लासेस लगा रहे हो, आप क्लासेस लगाते थे या नहीं लगाते थे, वो चीज बताओ कि कैसा रहता था। लाइक ऑनलाइन के फेज़ में सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो क्लासेस काफ़ी कम लगाता था मैं। मतलब कभी-कभी तो ऐसा भी होता था जिस क्लास में अटेंडेंस मैंडेटरी होती थी, मैं सिर्फ़ जॉइन करता था, क्लास रिकॉर्ड करता था, फिर बाद में देख रहा हूँ। ये चीज़ काफ़ी की है मैंने। तो मतलब जब तक ऑनलाइन का फेज़ रहा तो वही चीज़ है जो कम सीजीपीए फर्स्ट ईयर में था, वो भी यही रीज़न था कि ऑनलाइन में सीरियसली कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कैट्स में और सब्जेक्ट्स भी मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं कर रहे थे फर्स्ट ईयर में। तो ये एक रीज़न था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए तो थोड़ा ऑफलाइन मतलब में। मेरा वो हो हाँ, ऑफ़लाइन में आए तो मतलब आपको क्लास का एनवायरनमेंट मिलता है, फिर से वही जेईई वाली चीज़ें, मतलब आप क्लास में बैठ रहे हो, नोटबुक में नोट कर रहे हो चीज़ें, सीख रहे हो, वापस जाके पढ़ रहे हो, तो वो वाला तो उसके बाद मैं थोड़ा रेगुलर हो गया। और ये जो था ना मतलब कि कैसे कि वेब डेवलपमेंट कम कर दी थोड़ा और डीएसए। तो जब मैंने पहली बार सोचा था कि वेब डेवलपमेंट कम करते हैं, तो मेरा प्लान था कि 5 दिन करते हैं डीएसए सीपी रात को करते हैं, 2 घंटे बैठ के करेंगे डीएसए सीपी और सैटरडे फिर से डीएसए सीपी पूरा दिन देंगे और संडे करते हैं डेवलपमेंट। एक दिन डेवलपमेंट को डेडिकेट करते हैं। लेकिन वो प्लान कभी फुलफिल ही नहीं हुआ। मतलब आप कितने भी प्लान्स बना लो, वो नहीं होने वाला। फिर मतलब ऐसा था कि इसका एक सॉल्यूशन प्रैक्टिकली मैंने ये आपने निकाला। फिर आपने अप्रोच किया होगा, राइट? अब जैसे हाँ, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि व्हाई सैटरडे, बिकॉज हमारे कॉलेज में सैटरडे इज ऑफ, सैटरडे संडे, तो एक हमें एक प्रिविलेज रहता है ना, है ठीक है, हमें सैटरडेज ऑफ मिलते हैं। हुँ, और मॉर्निंग में हमारी यूजुअली क्लासेस होती है, राइट? तो आप सिंस ऑफलाइन में तो आप क्लासेस भी अटेंड करते होंगे, बिकॉज ऑनलाइन में तो हमें लेक्चर्स मिल जाते हैं बट ऑफलाइन में नहीं मिल पाते, तो क्लासेस आप करते थे, राइट? जैसे आपने बताया। एंड देन फर्दर कि अ, आप डेली पढ़ते थे या फिर एग्जाम से कॉलेज में आके यही होता है यूजुअली, कि आप मिड से मारे हैं 2-3 हफ्ते पहले स्टार्ट किया, ऐसा था या फिर रेगुलरली आप थोड़ा थोड़ा करके एंड देन आपने मैनेज नहीं किया? मैं नहीं मानता कि कॉलेज में आने के बाद कोई रेगुलर पढ़ता है। मतलब वो हो सकते हैं 2% या 3%। मैंने जितना देखा है 97% वही लोग होते हैं जो 2-3 वीक्स पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और 2-3 वीक्स भी आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मैंने तो देखे जो लास्ट वीक ही स्टार्ट करते हैं, फिर भी अच्छा सिक्योर कर लेते हैं। तो मतलब मैं तो उसी कैटेगरी में था कि जो 2 हफ्ते पहले स्टार्ट कर रहा है और फिर काम कर रहा है पूरा। तो ओके। ये वो वाला था। से और सीपी को बेसिकली टाइमिंग, जैसे आपने बताया कि वेब डेवलपमेंट आपने पहले सोचा था कि हुँ। वीक में दोगे एंड देन सैटरडे संडे इस पर्टिकुलर, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, तो फिर एक्चुअल में आपने क्या चेंज लाया? हाँ, एक्चुअल में फिर मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये निकाला कि जो ये डेवलपमेंट वाला चीज़ है, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई एक साइड प्रोजेक्ट हो जिसको मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम देता जा रहा हूँ और इसमें किसी और को भी इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि अगर मैं अकेला टाइम दे रहा हूँ,
तो मुझे कोई मोटिवेशन मतलब मुझे कोई फ़ोर्स करने वाला नहीं है कि काम करो इस पे। तो यही था कि मैंने थोड़े ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए, ग्रुप प्रोजेक्ट्स की तरफ मेरा थोड़ा फ़ोकस शिफ्ट हुआ कि चलो कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट वो लोग मुझे फ़ोर्स करेंगे, तू भी आ थोड़ा कंट्रीब्यूट कर इसमें, ये यहाँ पे लैग हो रहा है। तो मैंने ये किया कि 1-2 ग्रुप प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो गया और वहाँ काम किया। तो मतलब उस फ़ेज़ में एक प्रोजेक्ट किया था मैंने जो बेसिकली एक ट्रेडिंग वेबसाइट थी। तो उस फ़ेज़ में ये था कि मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा था और जो मेरा दूसरा अ पार्टनर था जो काम कर रहा था इस पे, वो बैकएंड पे काम कर रहा था। तो जब वो बैकएंड लिख लेता था, तो मुझे बताता था कि ये चेंजेज़ हो गए, तू फ्रंट एंड पे काम कर देना। तो वो थोड़ा रहता था कि फ्रंट एंड पे मैं काम करता था। तो वही है कि थोड़ा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड जाइए, मतलब एक प्रोजेक्ट रखिए और उसमें आप सिंगली इन्वॉल्व्ड ना हो, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप सिंगली इन्वॉल्व्ड है, तो आप कभी भी बंद कर सकते हो उसको। तो ये एक मैंने अप्रोच निकाली थी कि सिंस अगर आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है कि बिल्कुल ही आप लॉस्ट हो जाए, उससे बिल्कुल टच में ना रहे। तो ये एक अप्रोच हो सकती है। और जो आपने ग्रुप फॉर्म किया था वो आपके बैचमेट्स थे या फिर आपने जो इंटर्न किया आप उसके बारे में आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया इंटर्नशिप्स में क्या मतलब वो जो ग्रुप था जो आपने बताया। मतलब इसमें ग्रुप्स फॉर्मेशन का ये था, इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा लिंक्डइन को। मतलब जब मैंने पहली बार पोस्ट किया था ना लिंक्डइन पे कि वो व्हाट्सएप यस। क्लोन जो मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सीख के कुछ बना के डाला था कि ये मैंने बनाया है और हम्म। फिर 1-2 चीज़ें डाली थी। तो उससे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था कि क्या वाओ! क्या कैसे किया आपने? और फिर वो ये कि थोड़ी बातें हो गई, मुझे भी पता लग गया कि ये भी लाइक माइंडेड है और ये भी इसमें काम करते हैं। तो फिर जब उनके पास कोई अपॉर्च्युनिटी आई मतलब कोई एक सपोज़ कोई बड़ा हैकाथॉन आ रहा है, जिसमें 2-3 मेंबर्स की टीम है, जो अप्लाई कर सकती है, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया या मैंने उनको कॉन्टैक्ट कर दिया सामने से। तो यही था कि मुझे थोड़ा लाइक माइंडेड लोग पहले ही डिस्कवर हो गए कि ये लोग इंटरेस्टेड है। तो उसी टाइम हमारी एक टीम भी फॉर्म हुई, जिसका नाम कॉन्फिडेंशियल था और हमने थोड़े हैकाथॉन्स में और कंसल्टिंग के जो होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया था और 1-2 इवेंट्स में अच्छे प्राइज़ेज़ जीते थे। तो ये था कि टीम अच्छी फॉर्म हो गई फर्स्ट गो में ही, लेकिन सिंस अगर मैं ऑनलाइन नहीं होता 1.5 इयर्स के लिए, तो मैं पहले से ही लोग ढूँढता जो अच्छे होते, तो इन वो बात टर्म्स ऑफ होती कि टेक्निकल मत स्किल्स। हाँ। मतलब स्टार्टिंग में ही आपको टीम ढूँढनी चाहिए क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कि ये जो टीम है, जो मुझे इतनी अच्छी मिल गई लास्ट मोमेंट अगर नहीं मिलती, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लोर की, हैकाथॉन्स, कंसल्टिंग की चीज़ें, तो मैं कभी नहीं कर पाता वो। वो एक फ़ेज़ था, वो एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस था जो मतलब बहुत लर्निंग्स थी जिसने मुझे। तो यही बात है कि आप स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए क्योंकि मोस्टली चीज़ें ग्रुप में ही आती है और एक सिंगल इंडिविजुअल इतना काम नहीं कर पाता। तो ये राइट। है कि आप फर्स्ट ईयर से कुछ अच्छा ग्रुप ढूँढिए, तो ये एक बात है। हाँ, और काफी टाइम ऐसा होता है कि आप एक प्रॉब्लम में मे बी एक पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम दी हुई है तो आपका जो वे है सोचने का वो मान लो इस वे है पर अगर कोई ग्रुप में एक ऐसा पर्सन है वो अपने साथ अपनी स्किल्स लेके आ रहा है तो वो दूसरे पर्सपेक्टिव से वो सोच रहा था तो जब आप लोगों के थॉट्स कभी कोलैबोरेटिव अप्रोच रखना इट्स ऑलवेज अ बेटर थिंग इफ यू आर इन अ ग्रुप कि आप एक पीयर ग्रुप पीयर लर्निंग जो रहती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कॉलेज में और जैसे अभी आप इंटर आईआईटी भी गए थे तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो चीज़ मतलब जितनी भी हुँ। आपने स्किल सीखी राइट तो उसमें कैसे हेल्पफुल हुई आपको। बेसिकली कॉलेज का एक्सपीरियंस और जेईई का जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसमें सिर्फ़ यही एक बहुत बेसिक सा फ़र्क है। मतलब जेईई में आप जेईई का जब होता है, तब आप कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब आप सबसे कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं और जैसे ही आप एग्जैक्टली। कॉलेज में आते हैं, आपका कोलैबोरेशन का फ़ेज़ स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप कोलैबोरेट कर रहे होते हैं अब। तो जब पहली बार मैंने टीम फ़ॉर्म की, तो ये होता है कि आपके आइडियाज़ क्लैश हो रहे हैं। तो आप पहली बार ये चीज़ सीखते हैं कॉम्प्रोमाइज़ मतलब मैं कैसे दूसरे के आइडिया को एक्नॉलेज भी करूँ और उसमें अपना थोड़ा-सा इनपुट दूँ और उसको मॉडिफ़ाई करूँ अपने अकॉर्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ। तो आप ये चीज़ें सीखते हैं कॉम्प्रोमाइज़, नेगोशिएट ये सब चीज़ें। क्योंकि टीम जो होती है ना, इनिशियली जब आप टीम फ़ॉर्म करते हैं तब आपकी टेक्निकल स्किल्स मैटर करती है। लेकिन बाद में जाके आपकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री मैटर करने लग जाती है। क्योंकि ये हो सकता है आप सिंगली इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हो। लेकिन जैसे ही आप टीम में आते हैं, आपका प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये एक चीज़ है कि टीम जो है, टीम बिल्डिंग जो है,
और टीम वर्क में काम मतलब टीम में काम करना एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। और इंटर आईआईटी का भी यही एक्सपीरियंस था मेरा कि जो हमारी 8 मेंबर्स की टीम थी, काफ़ी सिग्निफिकेंटली बड़ी थी और मैं टीम को लीड कर रहा था। तो मेरी अप्रोच यही थी कि जैसे मैं टीम को लीड कर रहा हूँ, तो उस टाइम मैं उनसे रेगुलरली मीटिंग्स करता रहूँ। क्योंकि मेरी टीम में ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ सब सेम ईयर के थे, सारे बैचमेट्स ही थे, ऐसा नहीं था। मेरे से सीनियर भी थे और मुझसे जूनियर भी थे। तो सीनियर्स को मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि मतलब एक काम अगर मैंने उनको असाइन किया है, तो मैं उनसे काफ़ी प्रोफ़ेशनल रह के उनसे बोल सकता हूँ कि आपको ये काम असाइन्ड है, तो इस पे प्रोग्रेस करें। और जूनियर्स को मुझे गाइड करना पड़ेगा क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो यही है कि राइट। कैसे आप मैनेज आउट कर रहे हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा लर्निंग का फ़ेज़ होता है कि आप कैसे सबको एक साथ लेके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो वो एक पूरा इंटर आईआईटी का फ़ेज़ था। नहीं, जैसे आपने इस इंटर आईआईटी से एक तो आपकी टेक्निकल स्किल्स भी इम्प्रूव हुई होंगी, प्लस मैनेजमेंट स्किल्स की एज अ ग्रुप होल आप टीम में कैसे काम करते हो, बिकॉज जब आप फर्दर भी कंपनीज में जाते हो तो वहाँ पे इंडिविजुअल स्किल ना देख के रादर देन एक टीम में आप कैसे आप परफॉर्म करते हो, वो चीज़ भी एक मैंडेटरी रोल प्ले करता है, राइट? लाइक आई गेस मैंने एक फेमस स्टडी कहीं पे पढ़ी थी कि जब आप एक वर्क स्पेस में आ जाते हो, जब आप एक जॉब एनवायरनमेंट में आ जाते हो, तो 15% ही आपकी टेक्निकल स्किल्स मैटर करती है। फिर जो वो बाकी रेस्ट ऑफ द 85% पोर्शन होता है ना, वो आपकी नॉन टेक्निकल स्किल्स होती है। मतलब आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, आप एक टीम में काम कैसे करते हो, आप एक अच्छे लीडर हो या नहीं हो, आप एक अच्छे कोलीग हो या नहीं हो, तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। तो वो भी आपको लर्न करना ही चाहिए। मतलब आप टेक्निकल स्किल्स तो कॉलेज में लर्न कर ही रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो नॉन टेक्निकल स्किल्स है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी अगर आप लर्न करते हुए जाए, तो जब आप कंपनी में काम करेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। या कभी आप आपका स्टार्टअप खोल रहे हैं जिसका कुछ राइट। बिग एम्बिशन है कि स्टार्टअप खोलना है, तो वहाँ तो आप लीडर ही हो। कंपनी में तो आप किसी के साथ काम कर रहे हो, लेकिन जब आप एकदम ही स्टार्टअप में जा रहे हो, तो वहाँ आप लीड कर रहे हो, तो वहाँ वो पे तो आप एक सब कुछ बिल्कुल होते हैं, हाँ। मैनेजर भी आप हो, काम भी आप ही कर रहे हो, मीटिंग्स भी आप ले रहे हो, सब कुछ आप कर रहे होते हैं, हुँ। राइट? स्टार्टअप वर्ल्ड में तो। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि आप ही सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आप ही चेन रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो। मतलब राइट। आप ही को कुछ क्रिएट करना है, डेंट करना है मार्केट में, तो आप ही को सब करना पड़ेगा। तो फिर राइट। आप अगर करना चाहते हो, अगर आपका एक सोच है कि आप कॉलेज के बाद एक स्टार्टअप करोगे, तो काफ़ी कुछ सीख के जाइए कॉलेज से, टेक्निकल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स सब कुछ। एग्जैक्टली कि इट्स नॉट जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जांपल कॉलेज हुँ, में जैसे मैं भी फर्स्ट ईयर में आई थी, तो स्टार्ट उससे पहले ना मैं काफ़ी ज़्यादा मैं बात करती थी सभी से, बट लेकिन मेरे को ये था कि कॉलेज में जब मैं जाऊंगी तो नोबडी नोज अबाउट माई पास कि हाँ मैं स्कूल में कैसी थी। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना स्टार्टिंग से कि मैं सभी से मिली, सभी सीनियर से मिली, बात खुद से किया, तो कम्युनिकेशन स्किल मुझे ऐसे लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना इम्प्रूव किया इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कॉलेज में आई। और काफ़ी सारी ऐसे स्किल्स होती हैं जो हमारे पास ना जेई में एक्सप्लोर करने को नहीं होता है। जैसे फोटोग्राफी मेरे लिए हो सकती है, आपके लिए गेम डेव हो सकता है। तो कौन सी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हम जेई फेज में नहीं सीख पाते, लेकिन कॉलेज एक ऐसा हमें देता है एनवायरनमेंट टू लर्न ऑल दोज थिंग्स कि जो हमने पहले ना सीखी हो, राइट? और आपकी जो अभी आने वाली इंटर्नशिप्स हैं उसके बारे में बताओ कि जैसे स्प्रिंकलर की जो अभी रिसेंट आएगी, एंड देन आपने एक रिसर्च एरिया जो है हुँ। एआरवीआर उसमें भी आपकी इंटर्न्स है, तो उसमें उसके बारे में बताओ। मतलब स्प्रिंकलर वाली तो हमारी मैंडेटरी इंटर्नशिप्स ही है, तो वो राइट, तो हमारे इसी फ़ेज़ कॉलेज के की। थ्रू गई थी। हाँ, कॉलेज के थ्रू ही। तो राइट। स्प्रिंकलर की इंटर्नशिप्स बेसिकली या तो वर्चुअल मोड में होगी, मतलब वर्क फ्रॉम होम, या फिर वो गुड़गाँव से होगी। तो बेसिकली वहाँ पे जाके आप सीखोगे, अपने कोलीग से कॉन्टैक्ट करोगे, आपको सुपरवाइज़ करेंगे, तो वो एक वो वाला फ़ेज़ होगा। और जो सेकंड है, वो उसका प्रोसेस डिफरेंट था, वो माइटेक्स के थ्रू थी, जो कैनेडियन गवर्नमेंट की फंड करती है वो प्रोग्राम को। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि माइटेक्स में जितने भी कनाडा के कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ है, जो भी टॉप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ है, उनके प्रोफेसर्स प्रोजेक्ट फ्लोट करते हैं। और आपको जो भी प्रोजेक्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो उनमें से आपको टॉप 7 सिलेक्ट करने होते हैं। आपने वो टॉप 7 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए, फिर आपको आपका प्रोफाइल भेजना होता है, मतलब कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपको क्या-क्या आता है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आपने क्या-क्या एक्सप्लोर कर रखा है। तो वो चीज़ें आपको एज़ अ एसओपी भेजनी होती है।
तो वैसे मैंने उसमें अप्लाई किया और एक प्रोफ़ेसर के साथ में मैच हुआ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में बेसिकली उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका क्या प्रोजेक्ट एरिया है। वो मेरे क्योंकि सिंस मैंने मैग्निमस में काम किया था, तो वो भी एआर-वीआर में ही थी। तो वो जानते थे कि उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी काफ़ी इससे अलाइन कर रहा था। तो उनको पता था कि इसमें मुझे मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो जो इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा गया था और उन्हीं प्रोफ़ेसर के साथ में मैच हुआ और फाइनली मेरी इंटर्न भी वहीं पे है। तो यूबीसी कनाडा में है वो इंटर्न और वो जस्ट स्प्रिंकलर के बाद स्टार्ट होगी। तो वो ये 6 फर्स्ट मंथ्स मेरा के है, राइट? इंटरनेश ये 4 मंथ्स की है और ओह! स्प्रिंकलर की 2 मंथ्स की है। ओके, तो 2 कंबाइंड 6 मंथ हो गई। ओके। तो बेसिकली जो वो यूबीसी कनाडा वाली है, वो मेरा इंटरनेशनल एक्सपोज़र देगा मुझे। मतलब वहाँ जाके मैं सीखूँगा मतलब क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या चल रहा है बेसिकली, बाहर क्या टेक चल रहा है। तो वो एक थोड़ा एक्साइटिंग मतलब वो बहुत एक्साइटिंग फ़ेज़ होगा मुझे लगता है। तो काफ़ी वेरी एक्साइटेड हूँ नाइस। दोनों ही इंटर्न्स के लिए कि क्या होगा। तो ये एक है, ये दोनों इंटर्न्स। आई होप आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज़ होता है ना कि आप जिसके लिए इतने टाइम से यू आर प्रिपेयरिंग एंड फाइनली यू आर गेटिंग इट, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, आई वुड से, राइट? आपने एक पॉइंट मेंशन किया था शायद एक्स्ट्रा करिकुलर्स का, तो यस। वो ये चीज़ है कि मतलब ऐसा ना हो कि आप सिर्फ़ टेक्निकल स्किल्स ही एक्सप्लोर करते रहे। कि मुझे अभी थोड़ा ये हिट करता है कि मैंने टेक्निकल टेक्निकल काफ़ी चीज़ें कर ली कल्चरल साइड में एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो मतलब ये है कि आप ऐसा ना हो कि आप कॉलेज से निकले, आपके पास कुछ भी कल्चरल में ना हो। तो मैं अभी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा डांस सीख जाऊँ। मेरा मतलब ये गोल है मतलब पता नहीं माइंड में कैसे कि नेक्स्ट जो इंटर आईआईटी कल्चरल है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ और उधर भी कुछ ना कुछ करूँ। मतलब कुछ ना कुछ तो कल्चरल आपके पास भी होना चाहिए मतलब जब आप कॉलेज से एग्ज़िट करें, तो टेक्निकल स्किल्स तो वर्ल्ड में सबके पास ही होगी। लेकिन आपको क्या डिफरेंशिएट करेगा नेक्स्ट मतलब क्या आपको एक्स्ट्रा आता है? तो वो एक चीज़ राइट। है। तो व्हाट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर हुँ, पीपल? बिकॉज़ बहुत ऐसा हो सकता है कि 10 लोग हैं, उनके पास सेम स्किल है, बट लेकिन शायद आपके पास एक ऐसी स्किल हो जो कि आपको डिफरेंट बनाती हो फ्रॉम द अदर पीपल, राइट? हुँ। So thank you so much Parth for coming and having a podcast. So काफ़ी सारी information इस मुझे लगता है वैल्यू डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मिलेगी, इवन मुझे भी मिली। जैसे आपने अपने रिसोर्सेज बताए, आपने अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी बताई, प्लस आपने ये चीज़ भी बताया कि हाउ डिड यू मैनेज एकेडमिक्स प्लस आपकी इंटर्नशिप जितनी भी रही, और सीपी डीएससी की इम्पोर्टेंस, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर्स जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, इंटर आईआईटी हो गया, और कोलैबोरेटिव अप्रोच। और ये आई होप कि मैं सारा कवर कर पाई जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया।